हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिलहाल अभी तक हम हमारे 8th लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान सा टॉपिक है, विच इज फिशर लॉक एंड की मॉडल। ओके, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, एक मॉडल पढ़ना है। कौन सा मॉडल पढ़ना है? लॉक एंड की मॉडल पढ़ना है। लॉक एंड की मॉडल मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बहुत आसानी से आपको क्लियर आ जाएगा। और इसके आगे फिशर हमने क्यों लिया हुआ है? बिकॉज ये जो लॉक एंड की मॉडल है, ये किसने दिया था? फिशर ने दिया था, एमएल फिशर ने दिया था, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? फिशर लॉक एंड की मॉडल। ओके, अब ये फिशर लॉक एंड की मॉडल है क्या, आपने एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो देखो, फर्स्टली आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि फिशर लॉक एंड की मॉडल किसने दिया, क्यों दिया, क्या इसकी हाइपोथेसिस है, इसे आप सिंपली बताएंगे। उसके बाद जाके आप इस डायग्राम के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत आसान सा डायग्राम है, आगे हम लोग डिस्कशन में लेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी थ्योरी के लिए, कि जब भी आप फिशर लॉक एंड की मॉडल हाइपोथेसिस के बारे में बताएंगे तो आप किस तरीके से पॉइंट लिखेंगे। तो वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारा मटेरियल शेयर करूंगी, और इस हाइपोथेसिस के थ्रू क्या बोला गया उसको हम देखेंगे। बस इतनी सी, देखो 2 स्लाइड की आपने थ्योरी पढ़नी है, 1 स्लाइड का आपका डायग्राम बनेगा, एक में आपने जिस इंट्रोडक्शन दिया, दैट्स इट। ओके, इतना मटेरियल आपके लिए इनफ भी है। ओके, अब ये फिशर लॉक एंड की मॉडल होता क्या है, आप इसे जस्ट सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले के लेक्चर पे भी बोला था, पहले का लेक्चर हमारा एक रह चुका है, जिसके अंदर मैंने क्या है, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के बारे में बताया था। ओके, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के बारे में हमने क्या देखा था? देखो, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइड होती है, ये सबको पता है, लेकिन वहां हमने ये देखा था कि एक्टिव साइड का रोल क्या है, और क्यों हम किसी साइड को एक्टिव साइड बोलते हैं, और ये एक्टिव साइड एंजाइम के ऊपर जनरेट कैसे होती है। तो होप आपको वो चीज पहले से पता होगी। ओके, अब होता क्या है, देखो लॉक इन की मॉडल को मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो, सपोज करो, देखो आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सबको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, यानी कि सबस्ट्रेट से। ओके, अब देखो, रिएक्शन हम कोई नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं जहां पे हमको एंजाइम को हम एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं। तो रिएक्शन कंडीशन में मुझे एक और चीज लेनी होगी, जो होगी आपकी एंजाइम। तो देखो, मैंने रिएक्टेंट वाला पार्ट, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट पूरा ले लिया, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिया, रिएक्शन कंडीशन में एंजाइम ले लिया, और अब चाहते हैं कि आप रिएक्शन हो जाए। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जब भी आप सबस्ट्रेट एंड एंजाइम को लेते हैं, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? आप चाहते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़े, तो ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ती है? हमको बाय मैकेनिज्म ये पता चलता है कि हमारे जो सबस्ट्रेट है और हमारा जो एंजाइम है, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में अप्रोच करते हैं, और जब इन दोनों के बीच में अप्रोच होता है, तभी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, ये आपस में क्या है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बना देते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अप्रोच ही नहीं हुआ, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? नहीं जाएगी। जब आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अप्रोच नहीं होगा, तो रिएक्शन भी आपकी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और ना ही आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब बात करते हैं क्यों नहीं जाएगी। देखो, ऐसा क्या हो रहा है कि कभी आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ अप्रोच कर रहे हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम तो आपने रिएक्शन में डाल दिए, लेकिन इन दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं हो रही, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन मैंने जैसे पहले बताया था, रीजन होता है इकलौता एक्टिव साइट। हमने देखा था आपके जो एंजाइम्स होते हैं, इनकी सरफेस में क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। जैसे मैं बनाऊं तो एक रफली मैं आपको एक इमेज बना के दिखा रही हूँ। सपोज कीजिए ये आपका क्या है? एंजाइम है, ठीक है, ये क्या बन गया? आपका एंजाइम, ठीक है। और ये अगर पूरा आपका एंजाइम है, तो मैंने आपको क्या बोला था? एंजाइम, ये पूरा स्ट्रक्चर तो किसका है? एंजाइम का है। लेकिन इस एंजाइम के अंदर एक ऐसी साइट, यानी कि एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वो रीजन जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कैविटी, और आप बोल सकते हो एक्टिव साइट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी किसका है? एंजाइम का है। लेकिन एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक साइट है जो आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और इस साइट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, जो कि कुछ नहीं है, बस एक क्या है? कैविटी। जैसे आपकी दांतों में कैविटी लग जाती है, वैसे एंजाइम में कैविटी लग गई है, और क्यों लगी है उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव साइट है, यानी कि एक्टिव मतलब देखो, 2 वर्ड होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब क्या होता है कि जहां पे चीजें इन्वॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव। पैसिव यानी कि आप वहां पे इन्वॉल्व नहीं, जब तब भी काम हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया एंजाइम का, ये क्या होता है? पैसिव होता है। और ये वाला एरिया आप समझ सकते हैं, ये आपका क्या है? एक्टिव है,
है, बिकॉज यही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अब होता क्या है कि ये जो कैविटी इसका एक शेप होता है, देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एंजाइम की जो कैविटी इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट ले लिया आपका स्पेरिकल, तो देखो रिएक्शन में जो मैंने ई और एस लिया था, ये आपका एस है और ये आपका ई है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में अप्रोच होना है, जब तक इन दोनों के बीच में अप्रोच नहीं होगा तब तक रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो इन दोनों के बीच में अप्रोच कराना है, तो क्या बताइए, ये जो सबस्ट्रेट है ये इस कैविटी के अंदर घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। क्यों नहीं घुस सकता? बिकॉज देखो इनका साइज तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर देखो मैं कोई दूसरा सबस्ट्रेट लेके आती हूँ जिसका शेप क्या है, बिल्कुल आपके एंजाइम की कैविटी की सिमिलर है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका दूसरा सबस्ट्रेट है ये इस कैविटी के अंदर आसानी से फिट हो सकता है। तो ये वाला तो आपका जो सबस्ट्रेट है ये आपके एंजाइम के अंदर फिट हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये आपके एंजाइम के अंदर फिट नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों का सिंपल सी बात है, शेप ही मैच नहीं कर रहा। बिकॉज ये इसके ऊपर जब फिट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका फिशर लॉक एंड की मॉडल जो है ये भी आपको सेम चीज बताता है। इसके अंदर ये जो मॉडल है ये आपको जस्ट इतनी चीज बताता है कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कराते हैं और उसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं, तो एंजाइम और आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनके बीच में किस टाइप की मैकेनिज्म हो रही है, ये एक दूसरे से किस टाइप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए आपको फिशर लॉक एंड की मॉडल दिया जाता है। अब ये लॉक एंड की मॉडल आपके फिशर ने दिया है, तो जैसे मैंने बोला तो इसका नाम फिशर लॉक एंड की मॉडल हो गया। और इस मॉडल के अंदर फिशर सेम चीज बोलते हैं, ये यहाँ पे दो वर्ड का यूज करता है, एक होता है लॉक, एक होता है की। लॉक मतलब क्या हुआ, ताला, की मतलब क्या हुआ, चाबी। तो आपके जो फिशर है ये बोलता है आपका जो एंजाइम है ये किसके सिमिलर है, लॉक के सिमिलर है, ठीक है, ये किसके सिमिलर है, लॉक के सिमिलर है। और आपका जो सबस्ट्रेट है ये किसके सिमिलर है, छोटा सबस्ट्रेट है, तो छोटी क्या होती है, की होती है। तो फिशर ने क्या बोला, इन्होंने बोला जैसे किसी लॉक के अंदर, देखो ये आपका की है, ये आपका लॉक है, जब तक इन्होंने बोला सपोज आपके पास बड़ा लॉक है, इसके अंदर आप छोटा की डाल रहे हैं, तो आपका लॉक कभी भी नहीं खुलेगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं, एक अच्छा खासा मतलब एक प्रॉपर लॉक ले रहे हैं और उसी के शेप का, इस लॉक के अंदर जो कैविटी है इसी शेप की अगर आप की ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लॉक के अंदर घुस जाएगी और आपका लॉक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सेम वे पे ऐसे ही आपकी एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन होती है। अगर आप किसी रिएक्शन में एंजाइम ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसका शेप कैसा है, ये जो कैविटी है इसका शेप कैसा है। अगर इस कैविटी का शेप आपके सबस्ट्रेट के शेप के सिमिलर है तो आपका सबस्ट्रेट इस कैविटी पे जाके फिट हो जाएगा, और जैसे लॉक इन की कॉम्प्लेक्स बना था वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी और आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका एंजाइम जो है, इसकी जो कैविटी है इसका शेप और आपके सबस्ट्रेट का शेप मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर जाएगा तो आइदर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है या फिर आपका बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिट नहीं होगा। और अगर फिट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि इंटरमीडिएट स्टेट होती है। और सबको पता है इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, विद इन 3 सेकेंड खत्म हो जाती है और ये आगे बढ़ के आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देती है। तो जब तक आपका क्या है, आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम की कैविटी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, ये दोनों आपस में फिट नहीं होंगे, तब तक आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, और इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा तो डिजायरेबल प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। ये चीज आपकी किसने बोली थी, फिशर ने बोली थी। कब बोला था, अपने लॉक इन की मॉडल के अंदर। बस इतनी सी बात आपने लॉक इन की मॉडल के अंदर करनी है। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, ये मॉडल आपसे बोल क्या रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा था। अब इसको मैं थ्योरी के साथ लेते हुए चलो तो सुनिएगा, 5 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो सुनो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एंजाइम हैविंग अ हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो देखो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि एंजाइम की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये होती है कि एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब स्पेसिफिक होते हैं क्यों बोला, बिकॉज एंजाइम के अंदर कैविटी है भाई, और इसको जब तक अपनी कैविटी के शेप का सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तब तक ये उसके साथ अप्रोच नहीं करेगा, तो हो गया ना स्पेसिफिक। अगर आपका एंजाइम ऐसा होता कि कोई भी सबस्ट्रेट एबीसी, कोई भी सबस्ट्रेट आप ला लीजिए, आपका एंजाइम उससे अप्रोच कर लेगा, तो हम बोलते कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कम है, ये किसी से भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि एंजाइम क्या है, अपनी कैविटी के सिमिलर वाले सबस्ट्रेट से ही अप्रोच करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि आपके एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इवन ये कैटलिस्ट से भी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, केमिकल कैटलिस्ट से भी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये मैंने आपको पहले के लेक्चर पे बताया हुआ है। तो वही चीज आपने एग्जाम पे भी लिखनी है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एंजाइम हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि एंजाइम की हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है करके आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर। इन्होंने 1894 में
सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, इन्होंने बोला दैट द बोथ substrate and enzyme having a specific geometrical shape that fit exactly into each other। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया अपने मॉडल के अंदर, इन्होंने बोला कि आपके जो एंजाइम है और आपके जो सबस्ट्रेट है, इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए वो एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए, और ऐसे सिमिलर होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। कैसे फिट हो जाए, जैसे लॉक आपकी की के अंदर, सॉरी की आपके लॉक के अंदर फिट होती है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ, ये बोला दिस आइडिया ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम हैविंग अ न्यूट्रल ज्योमेट्रिकल फिट दैट हैज बीन कॉल्ड एज अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो यही बोल रहा है, ये जो इन्होंने आइडिया दिया कि जो सबस्ट्रेट है और जो आपका एंजाइम है, इनकी ऐसी न्यूट्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाए, इसी आइडिया को क्या बोला जाता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोला जाता है, जो कि आपके एमएल फिशर ने दिया था 1894 में। ओके, अब सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है, अब सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है। तो देखो आगे आप कुछ पॉइंट लिखे, 2 स्लाइड के पॉइंट है, आपने एग्जाम में ऐसे ही आंसर करना है। तो देखो कैसे आप अपना आंसर रखेंगे अगर आपसे लॉक इन की मॉडल पूछ लिया जाए। तो देखो आपको ये चीजें तो पहले से पता है, बट एग्जाम में तो आपने लिखनी पड़ेगी दोबारा दोबारा सॉरी। तो देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है एंजाइम कैटेलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है जैसे सबको पता है कि हमारे जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हमेशा क्या है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो एंजाइम का काम भी क्या है, ये हमेशा जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम ये करेंगे। लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम कैसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो हमने जैसे पहले के लेक्चर पर भी पढ़ा है कि एंजाइम सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो बायो यानी कि लाइफ, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के, हम भी तो एक टाइप की मशीन ही है ना, चलती फिरती मशीन ही है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी तो अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। तो वो सारी रिएक्शंस क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो इन बायोलॉजिकल रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, एक्सलेरेट करने के लिए आप जिस कैटलिस्ट का यूज करते हैं उस कैटलिस्ट को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, एंजाइम। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट। ये बोल रहा है एंजाइम जो है ना वो आपकी रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ इसने रीजन दिया है कि एंजाइम क्या करते हैं, आपका जो सबस्ट्रेट है यानी कि आपका जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करते हैं, और बाइंडिंग की वजह से क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो ये रीजन तो एक हद तक ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉपर रीजन है वो मैंने आपको पहले के लेक्चर पे बताया हुआ है बाय पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को पूरा शो करते हुए। तो आपको हल्का फुल्का रीजन मैं अगेन बता देती हूँ। तो होता क्या, देखिए जब भी कोई भी आप नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे एंजाइम नहीं है, तो होगा क्या, जब भी आप रिएक्शन करते हैं आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है और आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देता है, और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन के बाद जाके आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये हर जगह हर रिएक्शन का स्टेप यही है, मैकेनिज्म का स्टेप यही है। अब आपको पता है यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बैठा हुआ है, इस इंटरमीडिएट के लिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इंटरमीडिएट तो बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर पे, बिकॉज इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इनकी ज्यादा हो जाती है, और जब भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये तो आपका कब होता है, जब आप कोई नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब एक बार सुनिएगा, अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन में मैंने सेम चीज ली है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या ले लिया है, एंजाइम। तो अब होता क्या है, जब भी आप एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं रिएक्शन में, तो आपका एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट को डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ने देता, ये पहले सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच करता है और एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाता है जहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या लगा होता है, बॉन्ड लगा होता है। ये बॉन्ड माना बहुत ज्यादा वीकर होता है, बट इनके बीच में एक बॉन्ड जनरेट होता है। ओके, अब एंजाइम का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एंजाइम क्या करता है, इस इंटरमीडिएट की एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा थी उसको थोड़ा सा कम कर देता है। अब एनर्जी थोड़ा कम होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सेम रिएक्शन थी, बस एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट से आपने रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दिया। इसको मैंने पहले के लेक्चर पे बाय पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम शो किया हुआ है, होप आपने वो चीज देखी होगी। ओके, अब यहाँ पे इतना ही बता सकती हूँ। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इट बाइंड टू द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू यील्ड अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एंजाइम है ये अपनी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जिसकी ज्योमेट्री आपके एंजाइम की कैविटी से मैच हो रही है, उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करता है और डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको देता है। आगे लिखा है एंजाइम व्हेन बाइंड टू द सबस्ट्रेट, जब आपका एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और जब आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसी के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा। और
इसकी रिएक्शन को समझाने के लिए हम दो स्टेप का यूज करते हैं। पहले स्टेप में आपने एंजाइम लिया, इसकी रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ कराई यानी कि अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कराई, तो हमको देखने को मिला ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है और आपको एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा जहां पे आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपने सेकंड स्टेप में लिया और इसे आपने डायरेक्टली एंजाइम और प्रोडक्ट में तोड़ दिया। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको एक्टिवेशन स्टेट वाले लेक्चर पर बताया था कि जब भी आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ये देखो जो ये बॉन्ड लगा हुआ है ये क्या होता है, फिर टूटता है। ठीक है, ये क्या होता है, फिर टूटता है। टूटने की वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एंजाइम तो आपका एज इट इज रहता है। ठीक है, एंजाइम तो आपका एज इट इज रहता है, लेकिन सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही होती है, एंजाइम की कैविटी के अंदर ही हो रही होती है। उसके बाद जाके जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो आपका जो ये प्रोडक्ट है ये एंजाइम की सरफेस से बाहर निकल जाता है और एंजाइम आपका एज इट इज मिल जाता है। हमने ये पहले के लेक्चर पे देखा है, जैसे ये सबस्ट्रेट को आपने इसके अंदर, ये वाला सबस्ट्रेट इसके अंदर घुसा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट आ गया। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन फिर क्या होगा, हम देखेंगे इनके बीच में बॉन्ड लगा हुआ था ये। ठीक है, लेकिन फर्दर रिएक्शन की वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे, टूटेगा इनका बॉन्ड, बिकॉज ये बॉन्ड काफी वीकर होता है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर में, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद जाके एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच का ये लिंक टूटेगा और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये वैकेंसी, ये जो पोजीशन थी ये आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी और एंजाइम दूसरे किसी कंपाउंड के साथ अप्रोच करने के लिए रेडी हो जाएगा। और प्रोडक्ट आपको, ये जो सबस्ट्रेट है ये इस प्रोडक्ट में बाहर निकल गया और यहाँ पे एंजाइम क्या है, एक मतलब बोल सकते हो एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। ये अपना इन्वॉल्वमेंट इसने नहीं दिया, ये जैसा आपके रिएक्शन की स्टार्टिंग में था वैसे आपको एंडिंग में भी मिल गया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है सुनिएगा, ये स्टेप्स आप समझ गए। ठीक है, अब आगे लिखा है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ एंजाइम। तो ये बोल रहा है कि आपका जो एंजाइम है इसका एक्शन कैसे, ये कैसे सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच करता है। आपके जो फिशर थे इन्होंने वही चीज बोल रहे, इन्होंने क्या किया, आपको लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताया। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अगर हम उसको बात करें तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस था इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये बोल रहा है इफ द राइट की फिट ऑन द राइट लॉक, अगर कोई राइट की जो है मतलब सही जो की है वो अगर सही लॉक के अंदर घुस जाती है देन लॉक कैन बी ओपन। तो उस केस में क्या है, आप लॉक को, ताले को खोल सकते हो, अदरवाइज नॉट, इस वरना क्या होगा, नहीं खुलेगा। अगर आपकी जो की है वो आपकी छोटी साइज की होगी, लॉक आपका, ताला आपका बड़े साइज का हो गया तो ताला किसी भी हाल में खुलेगा नहीं। ओके, लेकिन फिट साइज का है, जैसे आपका ताला है वैसे आपकी की है तो लॉक आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है इसी तरीके से सिमिलरली क्या हुआ, इफ द राइट एंजाइम फिट टू ए राइट सबस्ट्रेट, वैसे ही क्या है, अगर आप कोई राइट एंजाइम में राइट सबस्ट्रेट को फिट करते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग होगी और आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप कोई सही एंजाइम की कैविटी में सही सबस्ट्रेट को नहीं डालते हो, आपने जिस डालना है करके डाल दिया तो आपकी रिएक्शन आगे को नहीं बढ़ेगी और ना ही आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सी बात। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है सुनिएगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट लाइक अ लॉक एंड की एंड thus is a lock and key model of a enzyme action। तो वही चीज बोल रहा है, आपकी जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है बिल्कुल सेम चीज बोल रहा है हर बार कि जो आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये एक दूसरे के साथ कैसे फिट होता है, जैसे लॉक में की फिट होती है। ठीक है, इस वजह से हम इस मॉडल को क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। और फिशर ने दिया था तो फिशर लॉक एंड की मॉडल हो गया। ठीक है, अब देखो आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इसे भी आप सुनेगा। ये बोल रहा है however sometime other molecule which are similar to the substrate can also combine with the active site of the enzyme। In this case molecule compete with the substrate and the reaction may either slow down or stop, and such substance is called as a competitive inhibitor and they act to prevent the production of a substance। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके एंजाइम के एक्शन में भी ये जो पूरी मैकेनिज्म हमने पढ़ी, यहाँ भी आपका कंपटीशन होता है। कैसे होता है कंपटीशन, देखो सपोज करो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो जिसके अंदर आपका ये तो एंजाइम है लेकिन इस एंजाइम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट आपके पास है। सपोज एक सबस्ट्रेट ये है, दूसरा सबस्ट्रेट ये है और तीसरा सबस्ट्रेट मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज करो तीसरा सबस्ट्रेट आपका क्या है, ये है। ठीक है, अब आप देखो जो पहला वाला सबस्ट्रेट है ना, ब्लू वाला, पर्पल वाला,
ये सबस्ट्रेट को तो आप देख के ही आउट कर दोगे, एंजाइम भी इसे आउट कर देगा बिकॉज इसका जो शेप है वो एंजाइम की कैविटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको तो आप पहले ही आउट कर दोगे। ओके, लेकिन कंपटीशन में अब आपके पास दो सबस्ट्रेट है, एक ये, ठीक है। अब आपकी डिजायर है कि ये जो येलो वाला सबस्ट्रेट है ये जाके क्या है एंजाइम की कैविटी पे बैठे और हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन ये जो ब्लू वाला सबस्ट्रेट है ये बोलेगा भाई मैं भी तो बिल्कुल मतलब मैं भी तो लायक हूँ ना, मैं भी तो क्या कर सकता हूँ, मेरा शेप भी जो है वो एंजाइम की कैविटी के सिमिलर है, तो मैं भी तो चाह सकता हूँ कि मुझे इस पोजीशन मिले, ये वाली पोजीशन मुझे मिले, ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में क्या है, दो सबस्ट्रेट है जिनका जो शेप है वो एंजाइम की कैविटी से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो ये जो येलो वाला सबस्ट्रेट है ये डिजायरेबल है, सपोज करो आप चाहते हैं कि ये येलो वाला सबस्ट्रेट जाके एंजाइम की कैविटी पे बैठ जाए और आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाए। ओके, लेकिन होगा क्या, ये दूसरा सबस्ट्रेट बोलेगा मैं यहाँ पे खाली जो क्या बैठा हूँ, मेरा शेप भी जो है वो एंजाइम की कैविटी के सिमिलर है, तो मैं भी जाके यहाँ पे क्या करूंगा, बैठूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपटीशन अराइज करूंगा, बिकॉज आप चाह रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट बैठे। ठीक है, लेकिन देखो अभी भी हमारी रिएक्शन कंडीशन में क्या है, दो सबस्ट्रेट अभी भी प्रेजेंट है और इन दोनों सबस्ट्रेट में प्रॉब्लम ये है कि इनका जो शेप है वो एंजाइम की कैविटी से मैच कर रहा है, दोनों का ही मैच कर रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये येलो वाला सबस्ट्रेट आपके लिए डिजायरेबल है, आप चाहते हैं कि येलो वाला सबस्ट्रेट आए और एंजाइम की कैविटी पे बैठे और आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले, लेकिन ये जो ब्लू वाला सबस्ट्रेट है ये तो चुप बैठेगा नहीं, बोलेगा भाई मैं भी तो लायक हूँ ना, मेरा शेप जो है वो एंजाइम की कैविटी से मैच कर रहा है, तो मैं भी तो जाके यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा और ऐसे सबस्ट्रेट जो यहाँ पे कंपटीशन अराइज करते हैं उन सबस्ट्रेट को ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोडक्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट को बनने से रोकते हैं, बिकॉज अगर आपको चाहते तो आप ये येलो वाले को बैठाना और अपना अपना प्रोडक्ट चाहते हो, लेकिन अगर ये ब्लू वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे बैठ जाएगा तो आपको एक कोई नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ये बोल रहा है कभी कभार क्या होता है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी क्या होता है जिनका शेप जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के सिमिलर है, वो मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कंबाइन करना चाहते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड से, तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिएक्शन में कंपटीशन अराइज कर देते हैं और इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, अब होता क्या है, कंपटीशन होने की वजह से आपको देखने को मिलता है कि रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है या फिर रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये दोनों यहाँ पे फाइट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों फाइट करेंगे तो कोई भी यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, बिकॉज ये चाहेगा मैं बैठू, ये चाहेगा मैं बैठू, तो इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को गिराने में लगे होंगे, तो यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट बैठ नहीं पाएगा और सबस्ट्रेट बैठेगा नहीं तो रिएक्शन आपके आगे को बढ़ेगी नहीं, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर कभी कभार क्या हो जाती है, रिएक्शन चलती ही नहीं है यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बस इतनी सी चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी थी फिशर लॉक एंड की मॉडल के अंदर, जिसकी बस सिंपल सी बात इतनी है कि फिशर आपके साइंटिस्ट थे, एमिल फिशर, इन्होंने एक मॉडल दिया था, क्यों दिया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने बोला एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एक्शन है वो लॉक ऑन की के सिमिलर है, जैसे आपका लॉक जिस शेप का आपका लॉक है, जिस टाइप की उसकी कैविटी है, उसी के शेप का अगर आप की लेते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आपका लॉक क्या खुल जाएगा। सेम वे पे अगर आपका एंजाइम की एक्टिव साइट की सिमिलर ही आपको सबस्ट्रेट मिलता है तो जाके इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका लॉक बड़ा हो गया, की छोटी होगी, सेम वे पे अगर आपका एक्टिव साइट बड़ा हो गया, सबस्ट्रेट छोटा हो गया, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ना ही आपका कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसी मेथड को, इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फिशर लॉक एंड की मॉडल। तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इतनी हमने यहाँ पे करनी थी। तो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।